हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए आज एक बार फिर मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज का नया पाठ। चलिए आज हम फिर एक बार व्याकरण पाठ पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की ये जो तासिका है, आज की ये जो कक्षा है, ये केवल किसी एक क्लास तक यहाँ पर सीमित नहीं है, क्योंकि आज हम जो व्याकरण पाठ पढ़ेंगे वह व्याकरण पाठ कक्षा 6ठी से लेकर आप अगर कोई स्पर्धात्मक परीक्षाएं देते हैं वहाँ तक के छात्रों के लिए, वहाँ तक के उम्मीदवारों के लिए आज का पाठ महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पाठ है सर्वनाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वनाम सभी बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, चाहे आपका सीबीएसई हो, चाहे आपका आईसीएसई हो, आपका कैम्ब्रिज हो और स्टेट बोर्ड हो। जो भी बोर्ड है जहाँ पर आप हिंदी पढ़ते हैं, आपको सर्वनाम पता होना आवश्यक है। बिना सर्वनाम के व्याकरण परिपूर्ण नहीं हो सकता। जो छात्र, जो अभिभावक या जो हमारे मित्र हमसे अभी जुड़े हैं, वे इस बात को समझ लें कि हमने इससे पूर्व संज्ञा यह पाठ हमने बना लिया है, संज्ञा पाठ को हमने समझ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। चलिए, तो सर्वनाम अगर पढ़ना है, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे सभी छात्रों से कि व्याकरण पाठ कैसे पढ़ा जाता है। तो व्याकरण पाठ केवल रट्टा मारने से व्याकरण नहीं आता, या फिर गूगल बाबा की जय बोलने से गूगल बाबा आपको सारी सामग्री जो है वो दे देते हैं। तो क्या वो सामग्री एक बार पढ़ने से आपको व्याकरण आ गया? जी नहीं, व्याकरण ऐसे कभी नहीं आता। व्याकरण आता है समझने से। तो चलिए, और जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, जिन लोगों ने अब तक मेरी जो भी क्लासेस देखी है, वे इस बात से भलीभांति परिचित है कि हर एक छोटी सी छोटी संकल्पना को गहराई से समझाना ये मेरी विशेषता रही है। मैं हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ कि जो भी छात्र मुझसे पढ़े वे उस संकल्पना को पूरी तरीके से समझें, केवल ऊपरी तरीके से नहीं तो पूर्ण रूप से उसका ज्ञान बच्चों को हो। और इसी इरादे के साथ मैंने यह YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो चलिए, जो छात्र हमसे जुड़े हैं वे इसी तरीके से हमसे जुड़ते रहे और मेरे इस चैनल को देखते रहें, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। चलिए, बिल्कुल समय नहीं गंवाते और सर्वनाम इस संकल्पना को हम समझना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें जब हम सर्वनाम कहते हैं तो क्या समझ में आता है? देखिएगा, शब्दों के बहुत सारे भेद होते हैं। हर एक संकल्पना को मैं आपके समक्ष लेकर आने वाला हूँ। आज की जो संकल्पना है सर्वनाम, तो सबसे पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि सर्वनाम होते क्या है, सर्वनाम का कार्य क्या है, सर्वनाम ऐसा क्या करता है कि जिसकी आवश्यकता वाक्य में ज़रूरी है। चलिए, मान लीजिएगा कि राम गांव गया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा वाक्य लिखा, राम दोस्तों से मिला। फिर मैंने उसी वाक्य को आगे यहाँ पर कंटिन्यू किया कि राम बहुत खुश है। फिर अगर मैंने और इस वाक्य को आगे बढ़ाया और मैंने कहा, राम ने दोस्तों के साथ मिलकर गीत गाया। अब देखिएगा, मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं कि व्याकरण में ना हर शब्द की अपनी सुंदरता होती है। अगर हम उस सुंदरता को समझें, उस सौंदर्य बोध को हम स्वीकार करें, तो हमारी वाक्य रचना भी सुंदर बनती है। और इसके लिए चाहिए क्या? समझ। कौन सी समझ? देखते हैं कि कैसे व्याकरणिक शब्द जो है वो वाक्य को सुंदर बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया? राम गांव गया।
राम दोस्तों से मिला, राम बहुत खुश है ना। राम ने दोस्तों के साथ मिलकर गीत गाया। अब ये जो छोटा सा पैराग्राफ, जिसे हम अनुच्छेद भी कह सकते हैं, तो ये जो छोटा सा अनुच्छेद है, इसमें मैंने क्या किया, तो राम 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 राम, कई बार राम शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब मैं एक बार अगर राम का मैं प्रयोग करता हूं और उसके बाद कई बार अगर मैं वही राम राम राम, हालांकि राम 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 कहना बहुत अच्छा है, मन को विश्वास और शांति देता है, किंतु जब हम वाक्य रचना करते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं या फिर किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें क्लिष्टता आती है। दूसरी बात, वह बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होने के कारण वह उस सौंदर्य को खो देता है जिसके लिए हमारा हिंदी साहित्य जाना जाता है। इसलिए क्या किया, तो राम ये जो शब्द है, क्योंकि पूरा जो अनुच्छेद है वो राम के संबंध में है, तो हमने क्या किया कि एक बार राम कहने से हमें राम समझ में आ गया, और इसलिए हमने क्या किया, दूसरी बार जहां जहां राम शब्द आए उस राम शब्द को निकालकर हमने उस जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया। जैसे राम गांव गया, वह मैंने यहां पर यूज किया, वह दोस्तों से मिला, ठीक है, वह फिर एक बार राम शब्द है, ठीक है, फिर यहां पर देखिए वह बहुत खुश है, ठीक है, फिर एक बार राम, तो इस बार राम ने, तो मैंने यहां पर लिखा उसने दोस्तों के साथ मिलकर गीत गाया। अब आपने देखा कि यहां पर वह शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है, यहां पर भी वह शब्द का प्रयोग हुआ, यहां पर उसने शब्द का प्रयोग हुआ। कहां पर, जहां पर संज्ञा शब्द बार बार आ रहा था, अर्थात ये कि जब बार बार शब्द आने से उस वाक्य की सुंदरता खो सकती है, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। और इसी बात को आधार मानकर सर्वनाम की परिभाषा बनाई गई। क्या परिभाषा बनाई गई, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, अर्थात ये कि जो भी संज्ञा शब्द है ना, उनको हटाया और उस जगह पर जो भी शब्द प्रयुक्त किए गए, जिनका उपयोग किया गया, वे सारे के सारे सर्वनाम कहलाते हैं। यह पाठ ना केवल कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं में है, बल्कि अभी अभी जो CBSE ने कक्षा 9वीं में बदलाव किए, इसमें भी यह पाठ अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, ये पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो हमारी जो परिभाषा होती है वह परिभाषा क्या हो गई, हमारी परिभाषा हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। अब इतने सारे शब्द हैं, है ना, अगर इतने सारे शब्द हैं तो फिर उनमें से कौन सा सर्वनाम है ये कैसे पहचाने। इसलिए क्या किया गया, तो सर्वनाम के भेद बताए गए। भेद यानी क्या, टाइप्स, प्रकार, है ना, तो सर्वनाम के भेद बताए गए। अब ये जो सर्वनाम शब्द है ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे मैं, है ना, अगर मैं कहूँ कि अशोक आपसे कुछ कहना चाहता है ना, तो मैं कहूँगा मुझे आपसे कुछ कहना है, करेक्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कभी मैं है, कभी हम है, कभी वह है, कभी यहाँ पर आप है, ये सारे के सारे अगर हम कहें कोई, कुछ, ये भी सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। अब ये कैसे इसको पहचाने, कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का है, अगर इसको समझना है तो इसे हमें विभिन्न भेदों में, प्रकारों में विभाजित करना पड़ेगा। तो चलिए आसान तरीके से समझते हैं कि सर्वनाम को समझना है तो सर्वनाम के कुल मिलाकर होते हैं 6 भेद। कितने, 6 भेद।
ठीक है। अब 6 भेद हैं और इन 6 भेदों को अगर समझना है तो एक एक करके समझना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर सर्वनाम के भेद कुल मिलाकर मैंने कहा 6 भेद। ठीक है। अब मैं बस आपको मौखिक रूप से पहले बताता हूं कि वो नाम क्या है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक भेद की शुरुआत करूँगा, समझाऊँगा, उदाहरण दूंगा। तो पहला लिख लेते हैं हम, क्योंकि ऐसे मौखिक रूप से हम कई बार भूल जाते हैं। ठीक है। तो पहले नाम लिखते हैं। चलिए, अगर आप में से किसी को पता है कि सर्वनाम के भेद जो 6 मैंने बताए हैं, किसी को अगर नाम पता है तो वो कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकता है। चलिए, पहला अगर कोई है, नहीं है, हम हैं। चलिए, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, ये हो गया पहला। दूसरे भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा और आखिरी जो सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 6 भेद माने जाते हैं। जब हम भेदों की बात करें तो परिभाषा को नहीं भूलना है। परिभाषा हमारी क्या थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इनको भूलना नहीं है। जैसे मान लीजिएगा कि आप कहीं पर गए, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मानना नहीं है, मैं हूँ ही टीचर। ठीक है, मैं शिक्षक हूँ। मैं जब कक्षा में जाता हूँ और मान लीजिएगा कि कोई नया स्टूडेंट वहाँ पर आता है, कोई नया छात्र वहाँ पर मौजूद है, तो कई बार हमें उनका नाम नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, तो उसे किसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना। तो उस नाम की जगह पर हम कोई और नाम प्रयुक्त करते हैं। हम कहते हैं कि वह लड़का जो आज नया कक्षा में आया है बहुत होशियार है ना, वह लड़का, है ना। तो इस तरीके से हम उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, इतने सारे भेद यहाँ पर बताए गए। अब अगर आपने ये भेद लिखे हैं तो हम धीरे 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 क्या करते हैं, उन भेदों की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम समझाने के लिए मुझे आपको 3 तरीके से उसको कैसे बताया जाता है वो बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है बोलने वाला यानी मैं, दूसरा होता है सुनने वाला यानी आप, और तीसरा होता है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी हम बात करते हैं। समझ में आ गया? बोलने वाला यानी मैं, सुनने वाला यानी आप, और जो यहाँ पर नहीं है उसकी बात होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो इनको 3 प्रकारों में विभाजित करते। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ही वो है कि यहाँ पर कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक होता है बोलने वाला, जिसे हम कहते हैं वक्ता। दूसरा होता है सुनने वाला, क्या कहते हैं हम उसे? सुनने वाले को उसे कहते हैं श्रोता। और तीसरा होता है जो यहाँ पर नहीं है, उसे हम कहते हैं अन्य।
ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है, हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इन्हीं तीनों के आधार पर क्या किया जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनामों को पहचाना जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बोलने वाला मैं कौन हूँ, वक्ता। तो मेरे लिए मैं कौन से सर्वनामों का प्रयोग करूँगा, मैं। करेक्ट। तो मेरे लिए मैंने कौन सा सर्वनाम यूज़ किया, मैं यानी कितने, अकेला। ओके, तो मैं यानी एक वचन में मैंने मैं यूज़ किया। अगर मान लीजिए कि मेरे साथ दो और टीचर हैं, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हम आपके सामने खड़े हैं, है ना। अब हम हो गए बहुवचन, करेक्ट। लेकिन बोलने वाला ये कौन हो गया, वक्ता 1 2 3 4। एक है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन, करेक्ट। दूसरा है कौन, श्रोता, सुनने वाला। कौन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप खड़े हो जाइए, आप बैठिए, आप सुनिए, है ना। केवल आप नहीं, तू क्या कर रहा है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है, तुम क्या कर रहे हो, करेक्ट। किसको बोला जाता है, जो सुन रहा है उसे। और अन्य यानी कौन, जो तीसरा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, मैं डेफिनेशन को हटा देता हूँ। हाँ, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वे वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है उत्तम पुरुष। उत्तम यानी कौन, फर्स्ट। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जो कौन है उत्तम पुरुष, वक्ता यानी बोलने वाला। जो दूसरा है ना, दूसरा उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, है ना। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं, ये बात याद रखिएगा। ये हो गया मध्यम पुरुष, इसको हमने कहा श्रोता, सही है। और तीसरा होता है, याद रखिएगा, उसे कहते हैं अन्य पुरुष, है ना। और अन्य पुरुष, इसको अन्य ही कह देना। ठीक है, इसको अन्य यानी तीसरा। समझ में आ गया। अब इस आधार पर ना क्या किया जाता है, देखो। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, जो एक वचन, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, केवल परिभाषा बताई, 2 एग्जाम्पल बता दिए, खत्म। आपका और मेरा कोई संबंध नहीं। व्याकरण पाठ ऐसे नहीं पढ़ना, व्याकरण पाठ पढ़ना पूरी गहराई से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर आ गया उत्तम पुरुष। ये किसके उपभेद है, पुरुषवाचक के हैं। हम पहला टाइप देख रहे हैं। पहला टाइप क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, करेक्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या, तो जो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। अब मैं उनको क्या करता हूं, आसान तरीके से समझाने के लिए कि उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से होते हैं और अन्य पुरुष में कौन से होते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द मैं आपके सामने यहां पर बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये उत्तम पुरुष, जब उत्तम पुरुष है तो एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है मैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो एक वचन में हो गया मैं। मेरे साथ अगर 2 टीचर और आ गए तो हो जाएंगे हम। समझ में आ रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ओके, चलिए दूसरा याद रखिएगा, मध्यम। अब मध्यम पुरुष में जो एक वचन है, एक वचन में यूज किया जाता है तू, है ना। तू क्या कर रहा है, करेक्ट। तो एक वचन में तू प्रयुक्त होता है। और यहां पर जो बहुवचन है, यहां पर तुम और आप, इन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तुमने पढ़ाई की, तुमने गीत गाया, तुमने खाना खाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम। लेकिन
हमारी संस्कृति है कि हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए कक्षा में भी हम जब बात करते हैं तो हम आपको तू या तुम नहीं कहते, आप कहते हैं, सम्मान देते हैं, है ना। कई बार आपने भी इस बात पर ध्यान दिया होगा। मैं खुद भी जब कक्षा में पढ़ाता हूँ तब बच्चा चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, हम उसके साथ हमेशा इस तरीके से बात करते हैं, आप, है ना। तो आप ये जो शब्द है ये आदर सूचक शब्द है, जो कि किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, ठीक है। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। अब अन्य पुरुष में कौन आता है, वह, वे, करेक्ट, यह, ए, करेक्ट। अब इसमें यहाँ पर उसमें कारक लगने से उसमें क्या हो जाता है, विकार हो जाता है, वह अलग बात है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ में आ गया। ये पहला टाइप है, पहला भेद है सर्वनाम का। कौन सा बोला मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पहला पार्ट था, पहला प्रकार था। जो 6 भेद मैंने बोले और उन जो 6 भेदों में से हमने पहला प्रकार आज शुरू किया। पहला प्रकार कौन सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, तो जो वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए उपयोगी किए जाने वाले शब्द वे होते हैं पुरुषवाचक। अब हमारे पास हमें नहीं समझ में आया कि वक्ता, श्रोता और अन्य कौन से होते हैं, तो हमने क्या किया, उसके सब टाइप्स बना दिए। तो पुरुषवाचक के हमने सब टाइप्स बना दिए 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ गए, मैं एक वचन में आ गया, हम बहुवचन में आ गया। कैसे आया मैंने आपको समझाया। जब हमने मध्यम पुरुष की बात की यानी सेकंड पर्सन की बात की, सुनने वाले की बात की, तो इसमें एक वचन में आ गया तू और बहुवचन में तुम, साथ साथ आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये मध्यम पुरुष हो गया। फिर हमने अन्य पुरुष की बात की। जैसे हम कहते हैं ना, मान लीजिएगा कि हम कक्षा में बैठे हैं और आज कोई छात्र जो है वो उपस्थित नहीं है, तो एक टीचर होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, वह आज स्कूल क्यों नहीं आया, है ना। वह मतलब कौन, जो उपस्थित नहीं है, तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा अर्थात अन्य पुरुष, ठीक है। तो उसमें हमने वह, यह, वे, ए, है ना, ये सारे शब्द जो है उसने, उन्होंने कारक लगने से आ जाते हैं। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज की कक्षा, देखिए मैं कक्षाओं को बस लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ। तो आज हमने सर्वनाम पाठ को समझने की कोशिश की। सर्वनाम की परिभाषा अगर आप में से किसी को याद है तो बताइएगा, क्या थी परिभाषा। इस प्रकार से थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के हमने 6 टाइप्स देखे, 6 प्रकार देखे, वो हमने यहाँ पर दिए, जिसमें से केवल एक प्रकार आज मैंने शुरू किया है, ठीक है। मेरी जो बातें हैं वो आप तक ये पहुँचाना है मुझे कि आप समझिए, कंप्लीट मत कीजिएगा, ठीक है। कई बार हम बुक लेके बैठ जाते हैं और हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट नहीं करना, समझना, समझने के बाद उसको दोबारा एक बार चेक करना कि हमने जो पढ़ा वो सही है, विभिन्न उदाहरणों के साथ उसको समझना, और फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने इस पाठ को समझा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए और आगे जो 5 प्रकार है, अब देखिएगा 5 प्रकार बताने में समय नहीं लगेगा, समय लगा ये समझाने में, ठीक है। आज एक ही भेद हमने देखा, तो बाकी के 5 प्रकारों के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। बहुत जल्द का मतलब समझते हैं ना, कल, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियोस को देखें, पसंद करें, पसंद आए तो लाइक करें और अच्छा लगे तो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रोज़ नई आशा, नई
भाषा और नया विश्वास जो कि आपका मुझ पर है और मेरा आप पर है। तो फिर एक बार हम कल मिलेंगे इसी वादे के साथ, इसी उम्मीद के साथ, बाकी बचे 5 प्रकारों के साथ। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।